जादुई पपीता। कुछ बच्चे मिलकर गोपी को चिढ़ा रहे थे। हाँ, ये क्या हमारे साथ खेलेगा? जाओ, छोटे बच्चों के साथ खेलो। ये तो बहुत दुबला पतला है। हाँ, ये तो बहुत दुबला पतला है। इसको एक बॉल लगे तो वहीं गिर जाएगा। कल तो ये मेरे हाथ लगाने से ही गिर गया और रोने लगा कि मैंने इसको मारा है। सब बच्चे गोपी का मजाक बना रहे थे और सब उस पर हंस रहे थे। गोपी एक 10 साल का दुबला पतला लड़का था जो देखने में महज 5 साल का ही लगता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। गोपी 3 साल का था तब उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए। माता पिता के जाने के बाद गोपी की दादी ही उसका ध्यान रखती थी। कुछ खाता पीता है भी या नहीं? एकदम सूखी लकड़ी बना है। गोपी सबकी बातों से बहुत दुखी होता है। गोपी घर जाता है और उदास मन से आंगन में बैठ जाता है। क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? दादी, मुझे कोई अपने साथ नहीं खिलाता। सब मेरा मजाक बनाते हैं और मुझे सूखी लकड़ी बोलकर चिढ़ाते हैं। तुम कहाँ से कमजोर हो? मुझे तो तुम ठीक ठाक लगते हो और तुम कितने बहादुर भी तो हो। कितनी बार तो तुम पंजे में मुझे हरा चुके हो। हाँ दादी, मैं तो आपको हर बार हरा देता हूँ। चलो अभी खाना खाते हैं, देखना फिर तुम और भी ताकतवर हो जाओगे। एक दिन गोपी स्कूल से घर आ रहा था। रास्ते में कुछ और बच्चे भागकर आ रहे थे और गोपी को धक्का देकर आगे निकल जाते हैं और गोपी जमीन पर गिर जाता है। क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? क्या तुम्हें चोट लग गई क्या? अब तुम इतने सूखी लकड़ी की तरह हो कि हमें दिखाई नहीं देते। बारिश आ रही है, जल्दी घर जाओ, नहीं तो तेज हवा में उड़ जाओगे। सब बच्चे हंसते हुए आगे निकल जाते हैं। गोपी रोने लगता है। जोर से गिरने पर उसके घुटने में चोट भी लग जाती है और उससे चला भी नहीं जा रहा था। घर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था जहाँ एक तालाब था। गोपी उस तालाब के किनारे बैठ जाता है और अपनी परछाई को पानी में देखता है। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। सब मुझे सूखी लकड़ी कहते हैं। मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता और ना ही कोई मुझे अपना दोस्त बनाता है। गोपी की आंखें आंसुओं से भरी थी और वो अपनी माँ को याद कर रहा था। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। आप मुझे भी अपने पास ले चलो। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। सब मुझे परेशान करते रहते हैं। तभी तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती है और सब पेड़ जमीन की तरफ झुकने लगते हैं। तभी गोपी का ध्यान एक पपीते के पेड़ की तरफ जाता है जो तेज हवा से पूरा झुक रहा था और उस पेड़ पर एक पपीता लगा था। ये पेड़ तो तेज हवा से टूट जाएगा। गोपी उस पेड़ को पकड़कर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद हवा कम होती है। तभी गोपी को एक आवाज सुनाई देती है। तुम्हारा बहुत आभार, आज तुमने मुझे इस तेज हवा से बचाया है। गोपी ये आवाज सुन घबरा जाता है और उसी समय पेड़ को छोड़ देता है और अपने चारों ओर देखने लगता है। डरो नहीं, मैं पपीते का पेड़ हूँ। आप बोल सकते हो? हाँ, मैं एक बोलने वाला जादुई पपीते का पेड़ हूँ और मैं लोगों के मन की बात भी समझता हूँ। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये पपीता खा लो, फिर देखना तुम कैसे ताकतवर बन जाओगे। तभी पपीते के पेड़ से वो पका हुआ पपीता नीचे गिर जाता है। क्या सच में ये पपीता खाने से मैं बाकी बच्चों की तरह ताकतवर हो जाऊंगा? विश्वास नहीं है तो अभी इसे खा कर देखो। गोपी उस पपीते को तोड़ता है और वहीं बैठकर उसे खाने लगता है। गोपी जैसे जैसे वो पपीता खाता है तो अचानक गोपी को अपने शरीर में ताकत महसूस होती है और वो एकदम हृष्ट पृष्ट हो जाता है। अब वो बाकी बच्चों से भी मजबूत और ताकतवर बन जाता है। गोपी अपने आप को देखकर हैरान रह जाता है
और बहुत खुश होता है। आप तो सच में जादुई पपीते का पेड़ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई भी बच्चा मुझे नहीं चिढ़ाएगा। अब तुम घर जाओ, बारिश होने वाली है। गोपी घर जाता है। रास्ते में उसे कुछ बच्चे मिलते हैं और वो गोपी का बदला रूप देख हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो गोपी है। ये एकदम से कैसे बदल गया? हाँ, ये तो हमसे भी ताकतवर लग रहा है। गोपी खुशी से घर जाता है। दादी, मैं आ गया। गोपी, तुम एकदम से बड़े कैसे हो गए? गोपी सारी बात दादी को बताता है। दादी, क्या आपने भी कभी जादुई पपीते का पेड़ देखा है? बेटा, ऐसे जादुई पेड़ तो किस्मत वाले लोगों को ही मिलते हैं। अब सब बच्चे गोपी के दोस्त बन गए थे और गोपी बहुत खुश था। जब भी कोई गोपी की सेहत का राज पूछता, मैं तो हर रोज पपीता खाता हूँ। पपीता खाने से सब ताकतवर बनते हैं और पपीता मेरा पसंदीदा फल है। प्रातःकाल लगभग 4 बजे का समय था। तारा और अशोक हाथ में बोरी लिए कहीं जा रहे थे। तारा, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। हाँ हाँ पिताजी, मैं साथ साथ ही हूँ, आप चलो। कुछ समय चलने के बाद वो एक बड़े से कूड़े के ढेर के सामने पहुंचते हैं। तारा, बेटा जल्दी से इस कूड़े में से बोतल और प्लास्टिक निकाल लो। कुछ ही देर में रोशनी होने वाली है। फिर जब लोग जाग जाएंगे और किसी ने हमें देख लिया तो ये सब ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। ठीक है पिताजी, मैं जल्दी जल्दी उठा लेती हूँ। अशोक और तारा कूड़े में से प्लास्टिक की बोतल उठा लेते हैं और उन्हें एक बोरी में डाल लेते हैं। तारा, चल अभी चलते हैं, हमारी बोरी भर गई है। दोनों कूड़े से बोरियां लेकर कबाड़ी की दुकान पर चल पड़ते हैं। पिताजी, आज हमें इसके बदले कितने पैसे मिल जाएंगे? हमें माँ की दवाई और खाने का सामान भी लेना है। और दोनों कबाड़ी की दुकान पर पहुंच जाते हैं और सारी बोतलें बेच देते हैं। ये लो, आपके 100 रुपए हुए। कबाड़ के बदले जो पैसे उन्हें मिलते हैं उसे लेकर वो घर आ जाते हैं। तुम्हारी माँ की दवाई लेनी है और घर में राशन भी नहीं है। पिताजी, आप माँ के लिए दवाई ले लो, खाने का हम बाद में देखते हैं। अशोक और तारा डॉक्टर के पास जाते हैं और सुमन के लिए दवाई ले आते हैं। इधर सुमन बुखार से तप रही थी। पता नहीं ये दोनों सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं और ना ही कुछ बताते हैं। कुछ ही देर में अशोक और तारा घर पहुंच जाते हैं। सुमन, ये तुम्हारी दवाई है, इसे खा लो। देखना, इससे तुम ठीक हो जाओगी। घर पर तो एक भी पैसा नहीं था। आप इतनी सुबह सुबह दवाई कैसे ले आए? माँ, हम साथ की कॉलोनी में कूड़ा बीत कर आए हैं। आपको पता है, उसी से हमें 100 रुपए मिले। ये सब सुन सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आप रो क्यों रही हो? देखना, आप जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर सब अच्छा होगा। अशोक एक गरीब मजदूर था जो अपनी पत्नी सुमन और 10 साल की बेटी तारा के साथ धामपुर में रहता था। अशोक मजदूरी करता था, कभी उसे काम मिलता तो कभी नहीं। अशोक की पत्नी सुमन कुछ समय से बीमार चल रही थी। उसकी दवाइयों का खर्चा और घर का खर्चा अशोक की मेहनत मजदूरी से सब नहीं हो पाता था। इसलिए सुबह सुबह मुंह अंधेरे के समय अशोक और तारा किसी को बिना बताए कूड़ा बींधने का काम भी करते थे। एक दिन तारा रास्ते में जा रही थी। उसे वहां एक खीरा लगा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, कितना बड़ा खीरा है! इसे घर ले चलती हूँ, सब मिलकर खाएंगे। तारा खीरा तोड़ती है और उसे घर ले जाती है। घर पे उसकी माँ चारपाई पर लेटी थी। माँ, देखो, मुझे कितना बड़ा खीरा मिला। इसे काट दो, हम नमक लगाकर खाते हैं। अरे बेटा, ये खीरा तो पका हुआ है, ये खाने के लायक नहीं है। माँ, मैं इतनी दूर से लेकर आई हूँ, अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते क्या? अरे बेटा,
ये खीरा बीज से भरा होगा और बीज तुम्हारे क्या काम के। जाओ, इसे बाहर फेंक दो। तारा उदास हो जाती है और घर के बाहर जाती है। क्यों ना इसे काट कर देखा जाए। मैंने इससे पहले पके हुए खीरे के बीज कभी नहीं देखे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तारा खीरे को पत्थर पर जोर से मारकर तोड़ लेती है और उससे इतने सारे बीज निकलते हैं। अरे, एक खीरे में इतने सारे बीज, क्यों ना इनको आंगन में लगा दूं। तारा सारे बीजों को घर के आंगन के किनारे किनारे लगा देती है और उन्हें पानी भी डालती है। ऐसे हर रोज तारा अब उनको पानी डालती। कुछ ही दिनों में उन बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। अगली सुबह तारा उठकर उन्हें देखती है तो खुश हो जाती है। पिताजी, पिताजी, देखा, खीरे के बीज के पौधे निकल आए हैं। अशोक भी उन पौधों को देखता है। लेकिन ये बीज यहाँ किसने लगाए? तारा सारी बात अपने माता पिता को बताती है। बेटा, तुमने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। कुछ ही दिनों में सारे पौधे बड़े हो जाते हैं और उनमें बहुत सारे खीरे लगते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर खीरे लगे हैं। अब हम इन्हें बेच के पैसे कमा सकते हैं। अशोक एक खीरा तोड़कर अपनी बेटी को देता है। ये लो, पहला खीरा तुम खाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तारा खीरा लेकर अपनी माँ के पास जाती है। देखो माँ, हमारे घर कितने अच्छे खीरे लगे हैं। पापा बोल रहे हैं इसे मैं खा लूं। तारा खीरे पर नमक लगाकर खाती है। इधर अशोक टोकरी भर खीरे तोड़ता है और ठेली में रख बाजार ले जाकर उन्हें बेचता है। खीरे ले लो, खीरे लो, ताजे ताजे खीरे ले लो। कैसे दिए भाई खीरा? बहन जी, 50 रुपए किलो हैं। और वो औरत 1 किलो खीरे लेती है। ऐसे बहुत से लोग अशोक से खीरे लेते हैं और दोपहर तक ही अशोक के सारे खीरे बिक जाते हैं और वो अच्छे पैसे भी कमा लेता है। आज घर के लिए राशन ले जाता हूँ। घर में राशन भी खत्म हो गया है। अशोक राशन लेकर घर जाता है। सुमन सबके लिए खाना बनाती है और सब मिलकर खाना खाते हैं। अगली सुबह सभी खीरे की बेलें खीरे से भरी थी। अशोक और सुमन खीरे तोड़ रहे थे। ये खीरे तो जादुई खीरे हैं जो एक ही दिन में बड़े हो जाते हैं। देखो, अभी कल ही तो तोड़ा था, आज फिर से सब बेल भरी पड़ी है। हाँ पापा, हमारे घर जादुई खीरे लगे हैं, देखो। अब अशोक हर रोज खीरे बेचता और उसके बदले उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। ये कहानी माया नाम की कुम्हारन की है जो मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी और हर समय लक्ष्मी माँ का नाम उसकी जुबान पर रहता था। हर सुबह वो जल्दी उठ लक्ष्मी माँ की पूजा करती थी। माया घर में अकेले रहती थी। शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति का देहांत हो गया था। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी। माया घर पर मिट्टी के दिए बना रही थी। तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की आती है। माँ, कुछ खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। अरे, तुम यहाँ अकेले क्यों भटक रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं हैं। उस छोटी सी लड़की का मासूम सा चेहरा देख माया बहुत दुखी होती है। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। रसोई घर में खाना तो नहीं था। माया कुछ फल उसके लिए ले आती है। ये लो बेटा, तुम ये फल खा लो। बच्ची खुशी खुशी फल खाने लगती है और माया उसे फल खाते देख रही थी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी, नाम तो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है लक्ष्मी माँ खुद मेरे घर आई हैं। आप बहुत सुंदर दिए बनाती हो। बेटा, दिए तो पहले बनाया करते थे। 1 महीने पहले से ही दिए बनाना शुरू हो जाता था और सब लोग मिट्टी के ही दिए लेते थे। लेकिन अब तो लोग बस मिट्टी के 1-2 दिए ही जलाते हैं। सब बाजार से बिजली से चलने वाली लाइट ही ले आते हैं। देखना, इस बार लोग मिट्टी के दिए ही लेंगे। कुछ देर बाद माया उनमें से कुछ दिए अपने ठेले पर रखती है
और दोनों बाजार में उसे बेचने चली जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, कोई दिए लेने नहीं आता। देखा, कितनी देर हो गई, लेकिन कोई भी दिए नहीं खरीद रहा। तभी लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोलती है, दिए ले लो, मिट्टी के दिए ले लो। तभी वहां एक आदमी आता है। कितने का दिया है? जी 5 रुपए का एक दिया है। मुझे 20 दे दो। जी अभी देती हूँ। माया उस आदमी को 20 दिए दे देती है। कुछ ही देर में देखते ही देखते वहां कई औरतें और आ जाती हैं और दिए ले लेती है और उनके सारे दिए बिक जाते हैं। देखा माँ, आज भी लोग मिट्टी के दिए खरीदते हैं। ये सब लक्ष्मी माँ की कृपा है। चलो अब हम घर चलते हैं। माया रास्ते से कुछ राशन खरीदती है और घर जाकर खाना बनाती है। लक्ष्मी, आ जाओ बेटी, खाना खा लो। और वो दोनों खाना खाकर सो जाती है। माया सुबह उठकर देखती है तो लक्ष्मी ने सारे दियों में रंग भर दिए थे और रंग बिरंगे दिए देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। माँ देखो, मैंने इस दियों पर रंग भर दिया। हे माँ, मैंने न जाने कौन से पुण्य किया होगा जो आपने मेरे घर लक्ष्मी को भेजा है। माँ, क्या सोच रही हो? देखना, आज लोग इस दिए को देखते ही खरीद लेंगे। कुछ देर बाद दोनों बाजार में दिए बेचने जाती है। लोग उन दियों को देखते ही उनसे दिए खरीदने आने लगे। कितने सुंदर हैं, ऐसे दिए तो मैंने कभी नहीं देखे। देखते ही देखते उनके सारे दिए बिक जाते हैं। माया बहुत खुश थी क्योंकि बहुत समय बाद उसके साथ सब अच्छा हो रहा था। माया और लक्ष्मी घर जाकर और दिए और कुछ मिट्टी के खिलौने भी बनाते हैं और उन पर सुंदर सुंदर रंग भी करते हैं। अब बाजार में सबसे ज्यादा लोग उनसे ही दिए खरीद रहे थे। ये औरत और लड़की जब से यहाँ दिए लेकर आ रही हैं, लोग इन्हीं से सामान खरीद रहे हैं। हाँ भाई, मैंने तो इस बार सारी लाइट का सामान नया भरा है। अगर लोग इन्हीं से दिए खरीद लेंगे तो हमारी लाइट कौन लेगा? रात को वो दोनों माया के घर जाते हैं और वहां पड़े मिट्टी के दिए और खिलौने सब तोड़ देते हैं। अब ठीक है। हाँ भाई, कल सुबह तो हमारी ही लाइट बिकेगी। अगली सुबह लक्ष्मी घर के बाहर आती है तो वो देखती है कि सारे दिए टूटे हुए थे। तभी अचानक सारे दिए और खिलौने अपने आप सही हो जाते हैं। असल में लक्ष्मी कोई और नहीं बल्कि स्वयं लक्ष्मी माँ थी और वो माया की भक्ति से खुश होकर वहां आई थी। जब माया और लक्ष्मी बाजार में दिए बेचने जाती हैं तो उनके दिए देखकर अशोक और समीर हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? हमने तो इनके सारे दिए तोड़ दिए थे। मुझे तो लगता है इसने घर के अंदर भी बहुत सारे दिए रखे थे। अब हमारा क्या होगा? इस दिवाली हमारा तो दिवाला निकल जाएगा। इस दिवाली माया दिए बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती है। लक्ष्मी, ये सब तुम्हारे आने से हुआ है। तुम तो माता लक्ष्मी का ही रूप में मेरे घर आई हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपकी मेहनत है। माया लक्ष्मी को अपने गले से लगा लेती है। आज दिवाली की शाम थी। माया अपने घर में लक्ष्मी माँ की पूजा करती है और उसके बाद लक्ष्मी का भी तिलक करती है और लक्ष्मी माता कन्या रूप में वहां बैठी मुस्कुरा रही थी। सब अपने घरों में बहुत सारे दिए जलाते हैं और पूरा गांव माया और लक्ष्मी के बनाए हुए दियों से जगमगा रहा था।